तो आज हमें करना है 25th क्वेश्चन उसी एक्सरसाइज का। 25th क्वेश्चन क्या कहता है, द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 324,000 किलोमीटर, 3,24,000 किलोमीटर, एंड इट्स डायमीटर सबटेंड्स एन एंगल 28 मिनट एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, द डायमीटर ऑफ द मून। तो सबसे पहले तो इसका थोड़ा फिगर बना लेते हैं कि ये जैसे मून है यहाँ और यहाँ पे होगी अर्थ। अब अर्थ पे ये कोई आदमी है मान लिया, ठीक है, तो ये जो इसका डायमीटर है ये कुछ इस तरीके से ये ऑब्जर्व करता है, मतलब क्या है, मतलब जब ये यहाँ से खड़े होकर इसे देखता है तो ये जो एंगल सबटेंड होता है ये 28 मिनट है, ये दे रखा है आपको, दे रखा है द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 3,24,000 किलोमीटर एंड इट्स डायमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 28 मिनट। तो ये एंगल 28 मिनट है, 28 मिनट, और ये जो डिस्टेंस दे रखी है यानी कि ये डिस्टेंस दे रखी है 3,24,000 किलोमीटर। तो आपको ये डायमीटर पूछ रहा है। अब ये इतनी लॉन्ग डिस्टेंस है कि ये डायमीटर और इसका अगर हम ये थोड़ा अगर ये आर्कल वे में निकालें आर्क टाइप का तो ये लगभग सेम होंगे, और वैसे भी अगर हमसे आर्क ना पूछ के एग्जैक्ट डायमीटर पूछे तो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ मान के चलते हैं कि आर्क और डायमीटर जो है वो लगभग सेम ही होगा, इसलिए यहाँ पे ये डायमीटर न मान के हम आर्क ही समझ लो, लेंथ निकाल लिए, आर्कल लेंथ ऐसे घुमावदार, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट ही वही आएगा। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो वही कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब यहाँ पे आर्क हमें पता नहीं है, ये वाली रेडियस पता है और एंगल पता है। तो एंगल कितना दे रखा है 20 मिनट। अब 20 मिनट दे रखा है तो पहले तो हम इसे बनाए डिग्री में, तो डिग्री के लिए मिनट को हम 60 से डिवाइड करते हैं। अब ये आ गया हमारा डिग्री में, क्योंकि एक मिनट में एक डिग्री में होते हैं 60 मिनट, एक मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो यहाँ पे तो हमें फिलहाल मिनट में दे रखा है तो पहले उसे डिग्री में कन्वर्ट किया, डिग्री में 60 से डिवाइड करने पे कन्वर्ट हो गया। अब लेकिन हमें यहाँ पे डिग्री में भी नहीं रखनी होती, इस फार्मूले में हमें जो थीटा रखना होता है वो हमेशा रेडियन में रखना होता है। तो इसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 डिग्री से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये रेडियन में हो जाएगा, इज इक्वल टू आर्क तो हमें फाइंड ही करनी है और रेडियस क्या है ये 3,24,000। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए 28/60 इंटू 22/7 इंटू 180 बराबर आर्क अपॉन 324,000। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 7 4 ये 15, तो ये कितना हुआ 11/15 इंटू 9 इज इक्वल टू आर्क अपॉन 324 इंटू 100। ये इसे इस तरीके से लिख लिया। अब ये हो जाएगा 9 27 और 54। अब ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 132 इंटू 20 इज इक्वल टू आर्क। तो ये हो जाएगा लगभग ये इतना आ जाना चाहिए, 2640 किलोमीटर में आ जाएगा, किलोमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ इतनी है कि ये आर्क जो निकलेगी वही रेडियस होगी यहाँ पे, क्योंकि ये इतनी लॉन्ग डिस्टेंस की बात हो रही है। आपको लग रहा होगा कि रेडियस स्ट्रेट होनी चाहिए और आर्क का मतलब है घुमावदार, तो ये वहाँ पे वही मैनेज हो जाएगा वो अपने आप से। जैसे ये सर्किल है ये घुमावदार है, लेकिन अगर हम बहुत छोटी इतनी डिस्टेंस लें तो ये लगभग आपको फ्लैट दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, आर्क टाइप का नहीं दिख रहा है। उसी तरीके से वो हो गया क्योंकि मून इतना ज़्यादा ऊंचाई पे होगा कि वो उसकी रेडियस जो है आर्क की तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 25
25 क्वेश्चन क्या कहता है, नहीं 25 ही ये था, 26 क्या कहता है, अ पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 42 डिग्री इन डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 55 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो ये जो पेंडुलम है तो ये स्विंग करता है कितने एंगल से, 42 डिग्री के एंगल से, और जो लेंथ है आर्क ये 55 सेंटीमीटर है। तो आपको ये रेडियस पूछ रहा है, यानी पेंडुलम की लंबाई यहाँ पे पूछ रहा है कि पेंडुलम की लंबाई क्या होगा। तो पेंडुलम की लंबाई यही तो होती है, ये तो यहाँ पे उस फार्मूले में रेडियस की तरीके से काम करेगी, तो समझ लिया आपको रेडियस पूछ रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, फिर वही फार्मूला, थीटा यहाँ पे क्या है 42 डिग्री, लेकिन हम यहाँ पे डिग्री में लेते नहीं है, रेडियन में लेते हैं, इसलिए π/180 से मल्टीप्लाई, और फिर आर्क हमें दे रखी है 55 और रेडियस हमें निकालना है। तो फिर 42 इंटू 22/7 इंटू 180 इज इक्वल टू 55 अपॉन आर। तो ये हो गया 7 छंग 42, और फिर 11 दूना 22, 11 पचे 55, और 2 नवा 18, और 15। तो ये r इज इक्वल टू हो गया 15, क्रॉस मल्टीप्लाई होके r हो गया 75। तो आपका ये आंसर आ गया इसमें 75 सेंटीमीटर। ये आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। चलिए उठते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आ गए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस पे, मतलब जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सीख लेते हैं कि होते क्या हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे कि अगर आप कोई एक ट्राइंगल लें जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब कि ये 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज, यानी कि एक जिसमें हो समकोण बना हो 90 अंश का हो। तो ऐसे ट्राइंगल में जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गई, ये सी हो गया, मान लिया ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री। तो साइन 30 का मतलब क्या हुआ, जैसे हम कहें अगर साइन 30 डिग्री, तो इसका मतलब हुआ क्या, मतलब हुआ ये कि जैसे कोई ट्राइंगल है, अब ये लाइन है, तो साइन का मतलब होता है कि उसके परपेंडिकुलर और उसकी उस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज का रेशियो, यानी कि ए बी अपॉन ए सी। तो अब ए बी अपॉन ए सी, ये आपको यहाँ पे ए बी ए सी कुछ नहीं दे रखे, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि साइन 30 कितना होगा 1/2। तो ये 1/2, इससे ये पता चलता है कि जो ए बी और ए सी का रेशियो होगा वो 1/2 होगा, ये हमें पता चल जाता है। अब साइन 30 ये कैसे निकाला होगा, कैसे ऑब्जर्व किया होगा, जैसे कि मान लिया ये जैसे एक दीवार है, एक मान लिया ये एक फ्लैट दीवार है, ऐसे एक दीवार है, और ये एक सीढ़ी ले ली, यहाँ पे एक सीढ़ी टाइप की, इसको दीवार से ऐसे लगाया, देखा, जब 30 डिग्री का एंगल बना तब रुक गए। अब इन्होंने किया क्या, ये कितनी ये दीवार पे ऊपर ये कितनी ऊंचाई पे ये सीढ़ी फिट हुई जाके, ये डिस्टेंस निकाली, और फिर उसको अपनी सीढ़ी की लंबाई से कर दिया डिवाइड। अब वो 0.5 समथिंग बन रहा होगा, तो उन्होंने निकाल लिया कि अच्छा इससे हम एक नाम रेशियो दे सकते हैं साइन का रेशियो। साइन का रेशियो क्या होगा, वो किसी परपेंडिकुलर की उसकी हाइपोटेन्यूज से एक रेशियो होगा। अब जितना आप यहाँ पे एंगल चेंज करते जाएंगे, जैसे आप मान लिया 30 डिग्री यहाँ पे झुकाए हैं, अगर आप इसे 45 डिग्री झुकाएं तो यानी कि ये थोड़ा और आगे खिसकेगा, यहाँ पे आएगा 45 डिग्री में, ये जो है अब यहाँ पे नहीं रह जाएगा, ये थोड़ा अब ये सीढ़ी जो है ये इसकी पोजीशन कुछ ये हो जाएगी 45 डिग्री में। तो जब पोजीशन ये हो जाएगी तो आप देखेंगे ये जो डिस्टेंस थी ये कुछ कम पड़ेगी ना, जितने ये ऊपर होगी उतने ज़्यादा होगी, यहाँ पे आके ये डिस्टेंस अब सीढ़ी की कम पड़ेगी तो होगा, और ये डिस्टेंस थोड़ा बढ़ेगी। तो मतलब वैसे तो आप समझ सकते हैं कि सीढ़ी की डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही बनेगी रहेगी दोनों कंडीशन में। तो कहने का मतलब है कि पिछले के कंपैरिजन जब अभी इस बार से करेंगे तो फिर ये बढ़ जाएगी, सीढ़ी तो उतनी बनी रहेगी, तब क्या होगा, ये रेशियो कुछ चेंज होगा। तो ऐसे एंगल चेंज करने पे ये रेशियो चेंज होगा। यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, सबका अपना अपना एक अलग रेशियो का वो तरीका है। जैसे कि अगर tan हम कहें तो tan बेसिकली परपेंडिकुलर और बेस के रेशियोज की बात करता है। जैसे अगर यहाँ पे हम 45 डिग्री रखें तो 45 डिग्री पे जब भी आप किसी दीवार में ऐसे कोई चीज़ रखेंगे, जैसे मान लिया सीढ़ी या कोई डंडा ही रख लीजिए आप, तो देखेंगे कि ये जो ऊपर की लंबाई होगी नीचे की लंबाई होगी ये सेम होगी, यानी कि ये परपेंडिकुलर और ये बेस
ये होता है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और बेस लगभग बराबर होगा जब कोई चीज़ आप 45 डिग्री में रखेंगे। जैसे ये बोर्ड है, अगर यहाँ पे ऐसे हम 45 डिग्री पे हम इसको रखें इस डस्टर को, तो ये जो लंबाई होगी और ये उससे दूरी होगी लगभग सेम होगी। तो वही tan 45 की वैल्यू इसीलिए 1 आ जाती है। इसी ऑब्जर्वेशन से ये वैल्यूज़ निकाली गई हैं कि वो 1 आ जाए। तो ट्रिग्नोमेट्री में यही होता है। अब जैसे आपको पता होना चाहिए कि किसका मतलब क्या है, जैसे कि साइन थीटा जो होता है ये रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी कि किसी ट्रायंगल में, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये राइट एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो साइन थीटा अगर ये एंगल थीटा है तो अगर इस थीटा का साइन निकालें तो फिर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी जो परपेंडिकुलर लेंथ है उसके अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा p/h। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई h। और टैन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब उसके बाद में कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा, टैन का उल्टा, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे सेक थीटा क्या हो जाएगा, ये होता है सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, यानी कि ये बेस बाई एस था तो ये हो जाएगा h/b, हाइपोटेनस बाई बेस। अब ये कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा है, यानी कि ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस था तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। इस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और बस इसी तरीके से इनको फाइंड करते हैं। अब जैसे एक चीज़ ये है, अब इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछता है। अगर आप जैसे एक चीज़ ऑब्जर्व करें ये कि साइन थीटा जो है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो जैसे ये बना हुआ है ट्रायंगल, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है। अच्छा, जैसे अगर ये थीटा जो है अगर हम इसको करीब लाते जाएं मतलब ये जो लाइन है अगर इसको हम थोड़ा पास लाते जाएं, यानी कि एक जैसे ये इमेजिनरी लाइन हमने बना ली कि अगर ये जो लाइन है हाइपोटेन्यूज पुरानी, ये थोड़ा झुकाते जाएं तो अब नई हाइपोटेन्यूज ये होगी। फिर थोड़ा और इसको करीब लाते जाएं, जैसे ये हो गई, फिर और इसको करीब लाते जाएं तो ये कहाँ तक जा सकती है, ये एकदम से यहाँ पे बिल्कुल पहुँच जाएगी ये। अब ये एंगल जो है ये लगभग 90 के बराबर हो जाएगा, पूरा 90 तो नहीं होगा लेकिन ये बिल्कुल 90 को अप्रोच, 90 को ये अप्रोच करने लगेगा। ये 90 था, अब ये क्योंकि ट्रायंगल बन रहा है तो उसमें 290 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम होना चाहिए 180 और यहाँ पे एक पहले से ही 90 है तो ये दूसरा हो जाएगा 90, तो फिर क्या है 0 होगा। तो मतलब है कि 90 तो नहीं होगा लेकिन लगभग ये 90 होगा, यानी कि 90 को अप्रोच कर रहा होगा। और जब ये 90 को अप्रोच कर रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, उस कंडीशन में जो हाइपोटेन्यूज है ये लगभग परपेंडिकुलर के इक्वल आने लगेगी। यानी कि जब ये थीटा जो है यहाँ पे अभी तो कुछ है थीटा, लेकिन जब थीटा अप्रोच कर रहा होगा 90 को तो फिर ये जो हाइपोटेन्यूज है ये लगभग बराबर होने लगेगी परपेंडिकुलर के। तो अगर वही साइन 90 हम ले लें, यहाँ पे ऐसे साइन थीटा लेते हैं तो क्या होता है p/h, तो अगर साइन 90 लेंगे तो फिर क्या होगा p/h, और फिर ये हाइपोटेन्यूज लगभग परपेंडिकुलर के बराबर ही होने लगती है जब 90 की ओर अप्रोच कर रही है। तो हम मान के चलते हैं कि जब 90 जब होगी तब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के बराबर ही होगी। तो जब ये दोनों ऊपर नीचे बराबर ही होंगे तो फिर इसकी वैल्यू आ जाती है 1। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। इसी तरीके से कॉस की भी आप समझ सकते हैं कि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है। खैर जब क्वेश्चंस में आएगा तो बताया जाएगा। अभी फ़िलहाल कुछ और ये तरीके हैं, उनके लिए कुछ फार्मूले आपको पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे कि ये 6 बेसिक्स फार्मूले हैं, या तो आपको पता ही होंगे। अब इसके बाद में देखते हैं कुछ और फार्मूले, जैसे कि टैन थीटा, ये भी होता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी एक टैन थीटा का फार्मूला होता है। अब आपको एक चीज़ बताइए कि कॉट थीटा जो होता है ये टैन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि कॉट थीटा 1/tan थीटा होता है। तो अगर कॉट थीटा 1/tan थीटा होता है तो यहाँ पे टैन थीटा की जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं, तो कर दिया यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया नया फार्मूला, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे। तो एक तो ये फार्मूले हो गए। अब इसके अलावा भी और बहुत सारे फार्मूले हैं। उसके पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ थोड़ा देख लेनी चाहिए कि क्या होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ याद रखने का एक बड़ा ही आसान तरीका है
तो चलिए देख लें कि कैसे उन्हें ध्यान रखा जाए। जैसे साइन 0, साइन 90, साइन 0 से लेकर 90 तक फिलहाल आपको याद होनी चाहिए, उसके बाद आप फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। तो जो है मान लिया टेबल अगर वो याद करनी है तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले 0 डिग्री लिख लीजिए, फिर 30 डिग्री लिख लीजिए, फिर 45 डिग्री लिख लीजिए, फिर 60 डिग्री लिख लीजिए और फिर 90 डिग्री लिख लीजिए। अब करिए क्या, 0 से लेके गिनती लिखना चालू कर दीजिए यहाँ तक, 3 और 4 सबको कर दीजिए 4 से डिवाइड, यानी कि ये काम सभी का ले लीजिए अंडर रूट, यानी कि ये काम। अब यहाँ पे जैसे साइन की जब लिखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, इसी को सॉल्व करके कितना आएगा 0/4, 0 का अंडर रूट 0। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, ये वाली, यानी कि 1/4 का अंडर रूट मतलब 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, 2 से ये 4 कैंसिल हुआ तो कितना हुआ 1/2 और उसका अंडर रूट यानी 1/√2। इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, ऊपर तो √3 और नीचे 2, क्योंकि अंडर रूट 4 का मतलब 2। ये वैल्यू क्या होगी 4/4 1 और उसका अंडर रूट 1। तो ये साइन की वैल्यूज़ आ गई। अब अगर आपको लिखनी है कि कॉस की वैल्यूज़, तो कॉस की वैल्यूज़ यहाँ से उल्टे से लिखना चालू कर दीजिए, यानी कि पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, यानी कि कुछ नहीं करना है, पहले ये लिखी फिर उसी को पलट के यहाँ से लिख देंगे तो ये नीचे आ जाएगी कॉस की वैल्यूज़। अब इसके बाद में tan की वैल्यूज़, tan का आपको पता है फार्मूला कि साइन बाई कॉस, तो यानी कि tan 0 साइन 0/cos 0। साइन 0 है ये, क्योंकि 0 ये है ना 0 की वैल्यूज़, तो साइन 0 की वैल्यू ये अपॉन cos 0 की वैल्यू है, तो 0/1 कितना हुआ 0, बस डिवाइड कर देना है 10 में, साइन अपॉन कॉस कर देना। 1/2 अपॉन √3/2, 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 सेम अपॉन सेम तो 1, फिर √3/2 अपॉन 1/2 मतलब √3, फिर 1/0 मतलब इनफाइनाइट। 1/0 मतलब इनफाइनाइट होता है, क्योंकि 1 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट ही आएगा। 1 को 0 से अगर डिवाइड करेंगे या मतलब किसी भी चीज़ को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट ही आएगा। अब यहाँ पे कॉट थीटा क्या होता है आपको पता है, tan का उल्टा, तो उल्टे का मतलब है कि उल्टा नहीं कुछ यहाँ पे, उल्टे का मतलब यही हुआ कि cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। इसे यहाँ पे लिखे दे रहे हैं cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। अब यहाँ पे थीटा बदलते जाएं आप, अगर आपको cot 0 निकालना है तो 1/tan 0, अगर cot 30 निकालना है तो 1/tan 30, अगर cot 45 निकालना है तो 1/cot 45। तो वही चीज़ अगर हमें cot 0 निकालना है तो 1/tan 0, और 1/tan 0 tan 0 की वैल्यू 0 तो 1/0 इनफाइनाइट। 1/√3, तो यहाँ पे अगर लाएंगे इसको, मान लिया हमें निकालना है कि cot 30, तो cot 30 निकालेंगे 1/tan 30, तो यानी कि ये tan 30 नीचे आएगा 1/√3, तो ये पलट के हो जाएगा √3। उसी तरीके से इसको पलट देंगे तो 1, उसी तरीके से इसको पलट देंगे तो 1/√3। अब देखिए cot 90 हमें निकालना है, तो tan 90 कितना हुआ इनफाइनाइट, तो यहाँ पे अगर हम इनफाइनाइट पुट करें तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब cot 90 क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे निकालना है हमें सेक में ही सारी वैल्यूज़, तो सेक हमने आपको बताया था कि वो कॉस का उल्टा होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा उल्टा, ये कितना हो जाएगा 2/√3 30 की वैल्यू। सेक 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसका उल्टा, यानी कि √2। सेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसका उल्टा, सॉरी इसका उल्टा यानी कि 2। सेक 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 का उल्टा यानी कि 1/0, तो 1/0 हुआ इनफाइनाइट, तो ये हो गया। अब यहाँ पे कॉसेक, कॉसेक में सारी वैल्यूज़, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो यानी कि 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ की ये टेबल हो गई। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे बनाने की तो ये बड़ी आसानी से ही समझ में आ जाएगा, इसमें कोई याद करने की ज़रूरत है नहीं। और इनकी मदद से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाली जा सकती है किसी भी एंगल पे, जिस किसी भी एंगल पे आपको निकालना हो इन्हीं की मदद से निकाली जा सकती है। तो ये आपको बस ध्यान रखनी है।
एक दो बार इसे खुद से करने का ट्राई करें, वैल्यूज़ याद हो जाएंगी अपने आप ही। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि 27 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसमें है कि मिलान करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि किस चीज़ की क्या वैल्यू होगी। तो जैसे सबसे पहले दे रखा है tan थीटा और ब्रैकेट में cot थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है। तो अब इसको मिलाना है कि ये किससे है, तो अभी तो पता नहीं चलेगा, डायरेक्ट इसे सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आती है वैल्यूज़। तो सॉल्व हम उन्हीं से करेंगे जितने हमें फार्मूले पता हैं। वैसे तो इसे और भी जल्दी किया जा सकता है कई फार्मूले की मदद से, लेकिन हमें जितनी चीज़ आती है उन्हीं को हर जगह अप्लाई करना है और उन्हीं से आंसर निकालना है। हमेशा कम सीखें और ज़्यादा इस्तेमाल करें उसका। तो जैसे ये चीज़ है, इसे कैसे करेंगे, tan थीटा, तो सबसे पहले इसे sin थीटा बाई cos थीटा ही लिखते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ पता है कि tan थीटा का मतलब क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा का मतलब क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। लेकिन ये cos थीटा से ये मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस sin थीटा। अब ये यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, sin थीटा। तो sin थीटा का इसको डिवाइड करेंगे, आएगा 1 के ऊपर मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा। वैसे ही यहाँ पे अपॉन में है 1 से इसको डिवाइड करेंगे, आएगा sin थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो आएगा sin स्क्वायर थीटा। अब ये एक आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उस वजह से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो फिर ये बचेगा क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 1 अपॉन sin थीटा। तो ये sin थीटा कैंसिल और ये आ गया 1 अपॉन cos थीटा। और आपको ये पता है कि ये वैल्यू 1 अपॉन cos थीटा होता है sec थीटा, तो ये हो जाएगा sec थीटा। तो ये आपका sec थीटा आ गया। अब इसे इसमें जहाँ कहीं भी sec थीटा हो उससे आपको इससे मैच करना है, लेकिन उसके पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताना ज़रूरी है, ये चीज़ छूट गई। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको बता दी जाए। जैसे ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल AB और C, तो आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल जो है ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है, जैसे ये हाइपोटेन्यूस है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो हाइपोटेन्यूस मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम इसको हाइपोटेन्यूस स्क्वायर से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अगर कोई इक्वेशन है, अगर उसके हम दोनों साइड्स में LHS और RHS दोनों ही जगह कोई एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही अगर हम एच स्क्वायर से दोनों ही साइड डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं माना जाता है। अब आपको पता है कि ये एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर ये तो 1 हो जाएगा, ये क्या रहेगा p बाई एच का होल ऑफ स्क्वायर, ये क्या रहेगा b बाई एच का होल ऑफ स्क्वायर। अब अगर यहाँ से देखें और ये एंगल थीटा है तो p बाई एच क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है ना p बाई एच। इससे आपको पता होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है p बाई एच और कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है b बाई एच। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये वैल्यू जो अंदर है ये साइन थीटा की लिखी हुई है, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर लिखा हुआ है, और इसी तरीके से ये कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी आइडेंटिटी हो गई, चाहे इधर लिख लें चाहे इधर लिख लें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी आ गई। अब पहली आइडेंटिटी की मदद से हम बाकी दो आइडेंटिटीज़ भी प्रूव कर लेंगे। तो जैसे ये है, पहली आइडेंटिटी हमारी है ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारी पहली आइडेंटिटी है। अब हम करेंगे क्या, दोनों तरफ एक बार तो हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ, कॉट स्क्वायर थीटा, और ये कितना रहा, ये हमारा रहा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी आ गई दूसरी आइडेंटिटी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे करें क्या, इसी इक्वेशन को जैसे हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, अगर इसी फर्स्ट इक्वेशन को ही हम डिवाइड कर दें कॉस स्क्वायर थीटा से, तब क्या होगा, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1, और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा। ये क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, टैन स्क्वायर थीटा, और प्लस 1, और ये 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, इसलिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी हमारी आ गई एक तीसरी आइडेंटिटी। तो ये तीसरी आइडेंटिटी हो गई और ये दूसरी आइडेंटिटी हो गई, ये पहली आइडेंटिटी है। तो ये तीनों आइडेंटिटी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इन्हीं के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस होंगे, और इसके बाद में कुछ और भी फार्मूले हैं, लेकिन पहले एक दो क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। जैसे पहले का तो आपने निकाल लिया सेक थीटा, अब ये उसी का बी पार्ट था कि टैन थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इसे किस तरीके से करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऊपर टैन थीटा को हम लिख लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इस कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख लेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे यहाँ पे क्या कर लेंगे 1 प्लस टैन थीटा को क्या लिख लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर करें, क्योंकि ये टैन स्क्वायर थीटा है, या फिर यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर लगा दे अपनी मर्जी से। जैसे कि अगर ये लिखा है मान लिया ए अपॉन बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो इसे हम ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, ये तो पता ही होगा आपको, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब यहाँ पे नीचे एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि साइन थीटा से ये एक पावर कैंसिल हो गई, क्योंकि नीचे साइन थीटा की पावर 2 है तो एक पावर कैंसिल हो गई, तो ऊपर क्या बचा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे ये एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इस चीज़ की वैल्यू तो आपको पता ही 1 है, और ये कॉस थीटा की एक पावर से ये कट गया, तो अब नीचे एक ही कॉस थीटा बचा, पहले कॉस स्क्वायर थीटा था, अब बचा केवल कॉस थीटा। यहाँ से कैंसिल होने के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और ये कॉस थीटा चला जाएगा ऊपर, तो इसके ऊपर जाने के बाद बचेगा क्या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये हो गया आपका कॉट थीटा। तो इसकी वैल्यू आ गई कॉट थीटा बी की। अब ये इसमें सी पार्ट जो दे रखा था इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसेक थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे ये पार्ट है। अब जब भी कभी कॉसेक थीटा या सेक थीटा ये टाइप की चीज़ें आए, कॉट थीटा वगैरह आपको समझ ना आ रहा हो तो सबसे पहले तो उन्हें चेंज कर लीजिए, साइन कॉस में सबको बदल दीजिए, क्योंकि उन्हें सॉल्व करना थोड़ा आसान होता है, आप उनके फार्मूले से भी फैमिलियर होते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपने पढ़ी होगी ये आइडेंटिटी अभी जो आपको लिखवाई है थोड़ी देर पहले कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर कॉट स्क्वायर थीटा निकालें तो क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को उधर ले जाएंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो इसकी जगह पे ये हम रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं कि कॉट थीटा को साइन कॉस में चेंज कर लें और इनको भी साइन कॉस में चेंज कर लें, तो इसको करेंगे साइन कॉस में चेंज, तो सबसे पहले क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा,
इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। इसको करेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा cos स्क्वायर थीटा। तो इससे ये कैंसिल, और ये इसकी एक पावर को कैंसिल कर देगा तो बचेगा क्या 1/sin थीटा सिर्फ बचेगा, और इसका मतलब होता है cosec थीटा। तो ये आ गया आपका। ये भी आप ऑप्शन देख सकते हैं कि कौन सा